नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे की विभिन्न ऑफलाइन तथा ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के और भी कई प्रश्नों के वीडियो हैं उन्हें भी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखते हैं आज का 21वां क्वेश्चन दोस्तों। 20 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आवृत्ति और काल अवधि में क्या संबंध है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आवृत्ति और काल अवधि में संबंध पूछा जा रहा है। काल अवधि आवर्त काल को ही कहते हैं, तो अतः इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आवृत्ति और आवर्त काल में क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर टी हमारा आवर्त काल है और यू से हम लोग आवृत्ति को शो करें तो यहाँ आवर्त काल बराबर 1/, आवृत्ति हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें, हम जानते हैं कि कंपन की आवृत्ति किसी कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या के बराबर होती है। बहुत अच्छा। यदि आवृत्ति को U से प्रदर्शित करें तो U कंपनों में लगा समय 1 सेकंड, एक कंपन में लगा समय 1/U सेकंड, एक कंपन में लगा आवर्तकाल T कहलाता है। अतः T बराबर 1/U, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रकृति को क्या कहते हैं? इसे जड़त्व कहते हैं दोस्तों। अवस्था में परिवर्तन के विरोध को हम लोग जड़त्व कहते हैं। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चारों में से गलत पूछा जा रहा है। तो इसका हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2as बराबर u² माइनस v²। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि v² बराबर u² प्लस 2s फार्मूला होता है एक, जो कि इसी को इधर उधर किया हुआ है। तो पहले नंबर मेरा गलती हो जाएगा। b की बात करें तो b सही हो जाएगा। 2as बराबर v² माइनस u², जो कि यहाँ पे उल्टा दिया रखा था। हमारा गलत आंसर इसमें ए है, अर्थात सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी बी सी डी सभी सही हैं। इस चारों फार्मूला बी सी और डी 3 फार्मूला हैं। तीनों फार्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन तीनों फार्मूला से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान। क्योंकि किसी वस्तु को, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती। जड़त्व को मापा नहीं जाता। जड़त्व को हम द्रव्यमान के सेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो द्रव्यमान है। चूँकि हम द्रव्यमान को माप सकते हैं, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती। यह द्रव्यमान के ऊपर निर्भर जरूर करती है। ये पूछा भी जाता है दोस्तों कि जड़त्व किस चीज़ पे निर्भर करती है, तो ये सब याद रखिएगा। सही ऑप्शन यहाँ हमारा सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ये तो महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों। इस व्याख्या को आप अच्छे से रट ही जाइएगा। मैंने अभी तो बोला कि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जड़त्व कोई भौतिक राशि भले ना हो, लेकिन वह द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व ऑप्शन दे रखा हो तो जड़त्व आपका मार देना है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है दोस्तों। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से इतना किलोग्राम द्रव्यमान वाली गोली छोड़ी जाती है। यदि गोली
90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है दोस्तों। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से हम जानते हैं कि बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक का संवेग बराबर बंदूक का द्रव्यमान गुने बंदूक का वेग। हाँ, गोली का संवेग बराबर गोली का द्रव्यमान गोली गुने गोली का स्पीड। तो दोनों को गुना कर करके हम लोग इसको निकाल देंगे। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, माना बंदूक V1, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से M1 V1 बराबर M2 V2। इसमें हम M1 और V1 बंदूक के द्रव्यमान तथा बंदूक के स्पीड वेग को रखते हैं। M2 V2 के जगह पे गोली का द्रव्यमान तथा गोली के वेग को रखते हैं। इसमें से 4 फिगर में से 3 फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। V1 ज्ञात करना है। M1 दे रखा है जो कि बंदूक का द्रव्यमान हो गया, M2 दे रखा है जो कि गोली का द्रव्यमान हो गया, V2 दे रखा है जो कि गोली का वेग हो गया। तीनों को अगर हम पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो V1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो V का वैल्यू निकला है यहाँ 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। इसको वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मैं बता दूं, वे स्टूडेंट जो ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे। सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर फिल इन द ब्लैंक्स है गुने इसका पृथ्वी पर भार। चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 होता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/6। सत्ताईस नंबर प्रश्न, एक सेल है, जैसे कोई सेल बोलते हैं किसी खोखला गोला टाइप का है, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होगा। संवेग का संरक्षण होगा दोस्तों। इस प्रश्न का मतलब है, चूंकि विज्ञान के प्रश्न है इन्हें समझना भी जरूरी होता है, रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक सेल है, सेल किसे कहते हैं, तो कोई खोखला गोला हो गया। जैसे मान लेते हैं कि एक खोखला घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, और उस घड़े के अंदर आप पटाखा रख करके अगर उसको विस्फोट करा देते हैं तो घड़ा कई एक टुकड़ा में टूट कर करके चारों तरफ फैलेगा। तो उसी मतलब कि उसी हिसाब से इस प्रश्न को रखा गया है कि एक सेल है, इसमें विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होगा, तो संवेग का, यानी कि सेल के जितने भी टुकड़े चारों तरफ टूट करके फैलेंगे सभी टुकड़ों का कुल संवेग की बात कर रहा है, संरक्षित रहेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद, यानी कोई गेंद है जिसे ऊर्ध्वाधर रूप से सीधी ऊपर की ओर फेंकी गई है, 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था, यानी कि वह वेग ज्ञात करना है जिस वेग से इसको ऊपर की ओर फेंका गया था। सबसे पहले समझिए, गेंद को जमीन पर वापस लौटने में समय कितना लगता है, 12.5। चलिए, माना कि 12.5 सेकंड में h ऊंचाई तक जाती है। वह गेंद कितना ऊंचा जाता है, h ऊंचाई तक जाती है। अतः h बराबर हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला ut + ½ gt²। इस फॉर्मूला को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी में सारे वैल्यू को पुट करना है। चलिए देखिए, h बराबर u के जगह 0 रखेंगे, ठीक, गुने t के समय दे रखा था, इसको जितना समय दे रखा है वो रख देंगे, 1/2। 10 रखेंगे हमें स्मॉल g का मान, चूँकि 9.8 होता है लेकिन हम लोग यहाँ 10 रख के चलते हैं। फिर से t का मान जो दे रखा है प्रश्न में रख देंगे। इस तरह से हम h का मान निकालेंगे, तो h का मान हमारा निकल जाएगा 781.25 मीटर। और इसी ऊंचाई पर जाने में जो समय लगा है उसको यहाँ पर पुट कीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय,
तो हमारा 781.25 मीटर ऊंचाई जाने में समय लगा 12.5, इसको भागा देंगे तो हमारा सही आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है 10 मीटर प्रति सेकंड के से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक, ध्यान से देखिए, ट्रक का द्रव्यमान दे रखा है 2000 किलोग्राम और ट्रक की गति दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। अच्छा, मतलब ट्रैफिक लाइट पे कार खड़ी थी, उससे जाकर के यह ट्रक टकरा जाता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ संवेग संरक्षण के सिद्धांत लगा देना है दोस्तों। m1 v1 बराबर m2 v2 फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी व्याख्या तो काफ़ी लंबी चौड़ी है दोस्तों, मैं तो यहाँ पे इस तरह के पीडीएफ में इसे कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता, फिर भी आप एक बार इसकी व्याख्या को देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मैं बता दूं आपको कि मैं फिजिक्स के स्पेशल टाइप्स के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जल्द ही प्रत्येक चैप्टर से वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अगला प्रश्न देखते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है दोस्तों। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ये तो वेग की परिभाषा ही दे रखी है, उसी को ये पूछ रहा है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है तो पते ही है आपको। गति का द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति समय ग्राफ। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थिति यानी कि विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ तैयार होता है वही गति का समीकरण देता है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो इस तरह का कोई ग्राफ नहीं बनता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो त्वरण का ग्राफ बनता है, वेग और समय से त्वरण का ग्राफ बनता है। डी नंबर वेग और संवेग से कुछ ग्राफ नहीं बनता। यहाँ सही ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को आप लोग देख लीजिएगा। S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला तैयार होता है। बल गुने विस्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुने विस्थापन होता है कार्य के बराबर होता है दोस्तों। कार्य की परिभाषा ही है, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। F बराबर एफ डी या F बराबर एफ डी कॉस थीटा, जहाँ थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन तो बी हो जाएगा। इसे आप याद ही कर जाइए तो अच्छा है, इसे कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप इसे याद ही कर जाइए। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, इसमें कोई प्रकार का मैथमेटिकल डिजिट नहीं दिया हुआ है, बस इसको रट जाइए। मतलब tan इनवर्स 4 यह एक एंगल है, इस एंगल पर किसी वस्तु को अगर फेंक दिया जाए तो वह प्रक्षेपण का जो परास होगा और अधिकतम ऊंचाई दोनों बराबर होगी। यानी कि अगर इस कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह वस्तु जितनी ऊंची जाएगी उतना ही दूरी तक वह जाएगा। मतलब जितना ऊंचाई प्राप्त करेगा उतना ही दूर जाएगा। अगर 10 मीटर ऊंचा जाता है वस्तु तो समझिए 10 मीटर दूर जाकर वह वस्तु गिरेगा, अगर इस एंगल से हम लोग फेंके तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4। याद कर जाइएगा इसे। हालांकि इसका कैलकुलेशन काफ़ी टफ है, देख लीजिए व्याख्या। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? ये तो कैपिटल जी का मान पूछ रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी को बोलते हैं।
उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह कैपिटल जी का यूनिट होता है, एसआई यूनिट। और कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर इतना वेग की चाल से छोड़ा गया है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। यह भी कैलकुलेशन थोड़ा टफ है दोस्तों, बट इसे मैं जब वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स का, वहां पर मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको। आप वीडियो चैनल पे बने रहिए, जरूर से जरूर हम न्यूमेरिकल्स का लाएंगे क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर लाएंगे। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं, उन सब चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स मैं लेकर के वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द ही बनाऊंगा। इसमें तो इसकी व्याख्या तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं इसे एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा कि आसानी से जल्दी कैसे बनाया जाए। 36, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश पूछ रहा है। अदिश राशि कौन है इसमें, अदिश राशि शक्ति हो जाएगी, त्वरण सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है। शक्ति यानी पावर ही हमारा अदिश राशि है। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, तो दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। 38, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी का। इस प्रश्न का मतलब है कि मानव शरीर में जो ऊर्जा का जो मात्रा है उसको मापा जाता है कैसे, तो कैलोरी से। जैसे आप लोग जानते होंगे कि चावल, अगर 100 ग्राम चावल में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, 50 ग्राम सब्जी में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, तो इस तरह से जो ऊर्जा ज्ञात करते हैं हम लोग कैलोरी में ज्ञात करते हैं। उसी बात को यह पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जो कैलोरी यूज किया जाता है, उसी के मापन के बारे में यह पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हालांकि कैलोरी ऊष्मा का भी मात्रक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित क्या चीज को मापने के लिए कमानी तुला का प्रयोग किया जाता है, तो बल। किसी वस्तु पर कितना बल आरोपित किया गया है, इस चीज का मापन के लिए कमानी तुला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बल का इकाई, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। बल का इकाई बहुत ही आसान है दोस्तों, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों यहाँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन भी होता है, न्यूटन दे रखेगा तो न्यूटन भी बनाना है, लेकिन वास्तव में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में न्यूटन के नाम से जानते हैं। इसका व्याख्या आप लोग देखते जाइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, अर्थात सदिश राशि पूछ रहा है। तो सदिश राशि इसमें बल हो जाएगा। चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, समय अदिश राशि, बल मेरा है सदिश राशि। सही ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का प्रश्न जो आपके रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी तरह के वीडियो मैं लाऊं तो आपके पास जल्द से जल्द